So today we will discuss the biological classification. In the previous chapter, on the previous videos, we have discussed about the taxonomic literature, identification tools, various classification criteria. क्लासिफिकेशन जो होते थे डिफरेंट क्राइटेरिया पर बेस्ड थे, जैसे मॉर्फोलॉजी पे, जैसे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पे, जैसे एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स पे। तो जैसे जैसे एडवांस होती गई बायोलॉजी, जैसे जैसे साइंस एडवांस होती गई, ऐसे ऐसे क्लासिफिकेशन के बेसिस भी एडवांस होते गए। तो सिंस द डान ऑफ द सिविलाइजेशन, या सभ्यताएं जब से विकसित हुई थी, ठीक है, इंसान जब से कल्चर्ड हुआ था, उसके बाद से ही हम चीजों को क्लासिफाई करते रहे हैं। तो इट इज बेसिकली एन आर्ट। क्लासिफिकेशन एक आर्ट है जो बेस होती है वेरियस क्राइटेरिया पर। नॉट ओनली एनिमेट मैटर्स और द लिविंग थिंग्स, केवल लिंग चीजें नहीं, नॉन लिविंग थिंग्स को भी पर्सन अपने अकॉर्डिंग, या सिविलाइजेशन सभ्यताएं अपने अकॉर्डिंग क्लासिफाई करते रहे हैं। चाहे वो यूज के बेसिस पर हो, बहुत से क्राइटेरिया हो सकते हैं, ठीक है, चाहे वो उनका कोई भी बेस हो, चाहे शेल्टर का बेस हो, फूड का बेस हो, कोई यूज का बेस हो, या मॉर्फोलॉजिकल बेस हो, अलग अलग तरीके से हम चीजों को क्लासीफाई करते आए हैं। बेसिकली यहाँ तो हम लिविंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने कहा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो अर्लियर टाइम में, आज से अगर बात करें 500 ईयर्स पहले की ही इवन, तो माइक्रोस्कोप या टेक्नोलॉजी थी ही नहीं, डेवलप ही नहीं हुए थे। क्योंकि माइक्रोस्कोप नहीं था तो हमें न्यूक्लियस के बारे में नहीं पता था, सेल के बारे में नहीं पता था, डीएनए के बारे में नहीं पता था, डीएनए के बारे में नहीं पता तो जीन्स के बारे में नहीं पता था। तो आजकल जो बायोलॉजी है, जो कि बेस है जीन्स पर, अल्टीमेटली इतनी नॉलेज तो थी नहीं। सो द अर्लियर क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया वर वेरी वेरी बेसिक। तो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन का जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन का जो कॉन्ट्रीब्यूशन जाता है, वो जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी को, दोज वर दी एरिस्टोटल। क्लासिफिकेशन मैंने बताया लोग अपने अकॉर्डिंग करते आए थे, नॉन लिविंग थिंग्स का भी, लिविंग का भी। बट लिविंग थिंग्स का साइंटिफिक क्लासिफिकेशन अगर कहें तो ऑफिशियली जो है एरिस्टोटल को माना जाता है। एरिस्टोटल जो कि फादर ऑफ बायोलॉजी है, या फादर ऑफ जूलॉजी भी है। Officially, father of biology as well as father of zoology was Aristotle, and even the father of science is also considered as Aristotle. क्योंकि एरिस्टोटल एक बहुत महान फिलोसफर थे, not only biologist, not only zoologist, they were the physicist, chemist, and a good scientist. And even they have write so many of the literature. साहित्य पे भी उन्होंने काम किया है, बायोलॉजी पे, फिजिक्स पे, केमिस्ट्री में, हर चीज में उस पर काम किया है। तो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन का ऑफिशियल जो ऑथर हैं, या ऑफिशियल जो हमारे डेजिग्नेटेड पर्सन है, वो है एरिस्टोटल। उन्होंने एक पब्लिकेशन थी उनकी उस टाइम पर, हिस्टोरिया एनिमेलियम, लैटिन में है ये, हिस्टोरिया एनिमेलियम। ये एक पब्लिकेशन है लैटिन लैंग्वेज में, तो इसका मतलब होता है हिस्ट्री ऑफ द एनिमल्स। इस पब्लिकेशन में क्लासिफिकेशन करा था, जो बेसिकली एक टू सिस्टम क्लासिफिकेशन ही था। आज हम अलग अलग सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में। वो था टू सिस्टम क्लासिफिकेशन, बट इसको ऑफिशियली नेम नहीं दिया जाता टू सिस्टम क्लासिफिकेशन। हालांकि क्लासिफिकेशन के दो ही किंगडम थे उस टाइम पर, एक एनिमल्स, दूसरा प्लांट्स। उनसे भी पहले देखिए, समझ तो थी अर्लियर सिविलाइजेशन से, चाहे साइंटिफिक टर्म्स ना हो, सबसे पहले केवल एनिमल्स को ही लिविंग समझा जाता था, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म नाम की तो कोई चीज थी ही नहीं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स तो थे लेकिन नॉलेज में नहीं थे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स तो बहुत पहले से, हमसे भी पहले से हैं। लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, मेरा कहने का मतलब है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की नॉलेज नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि माइक्रोस्कोप नहीं था, तो लोगों को पता ही नहीं था कि वो भी एक लिविंग फैक्टर्स हो सकते हैं, या लिविंग सिस्टम में, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में उनका भी एक मेजर पार्ट है। हम सोच भी नहीं सकते ऐसे ऐसे प्लेसेस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनसाइड द ऑर्गेनिज्म, इनसाइड द सलाइवा, इनसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी, एक्सट्रीम कंडीशंस में, या कहीं भी कॉस्मोपॉलिटन ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का भी। बट उस टाइम पर ये चीज नॉलेज में नहीं थी। इवन प्लांट्स के बारे में भी नहीं पता था कि वो भी लिविंग है। तो सबसे पहले एरिस्टोटल ने बताया था कि प्लांट्स जो होते हैं वो लिविंग होते हैं। आई वाज टॉकिंग अबाउट द एरिस्टोटल। एरिस्टोटल जो थे फादर ऑफ बायोलॉजी, ये हुए थे 384 से 322 बिफोर क्रिस्ट, यानी आज से लगभग 2400 साल पहले। क्योंकि लगभग 2021 चल रहा है, और उससे भी बिफोर क्रिस्ट 300 ईयर बिफोर क्रिस्ट, यानी पहले तो 2021 प्लस 300, लगभग इतने साल पहले जो है एरिस्टोटल हुए थे। उन्होंने बताया कि एनिमल्स जो होते हैं वो लिविंग थिंग्स हैं। उसके बाद उन्होंने प्लांट्स के बारे में भी बताया। हालांकि जो उस टाइम पर क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया था, जिसमें दो ही किंगडम थे, ऑफिशियली इसको टू सिस्टम क्लासिफिकेशन नहीं कहते, लेकिन इसमें किंगडम या दो सिस्टम थे।
तो यहाँ से शुरुआत हो गई थी क्लासिफिकेशन की, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन की। इन्होंने एनिमल्स को या प्लांट्स को जो क्लासिफाई किया वो बहुत डिटेल में जाकर नहीं किया, यानी इन्होंने जो क्राइटेरिया चूज किए किसी को प्लांट या एनिमल कहने के लिए, वो केवल और केवल एक मोबिलिटी के बेसिस पर, या तो ठीक है, और इवन इन द एनिमल्स एज वेल एज प्लांट, खुद प्लांट में भी इन्होंने उनको श्रब्स, हर्ब्स या ट्री के बेसिस पर क्लासिफाई कर दिया। कोई फैमिली नहीं, कोई जीनस नहीं, कोई स्पीसीज नहीं। जो बड़े प्लांट्स थे उनको ट्री बोल दिया, जो छोटे प्लांट्स थे थोड़े से उनको श्रब बोल दिया, और जो और छोटे थे वो हर्ब थे। एल्गी के बारे में, साइनोबैक्टीरिया के बारे में, ब्रायो, टेरिडो, इन सब के बारे में इन्होंने कोई क्लासिफिकेशन सेपरेटली नहीं दिया, क्योंकि उस टाइम पर एडवांसमेंट नहीं था। एनिमल्स की मैं बात करूं तो एनिमल में भी कोई कॉर्डेट, नॉन कॉर्डेट या डिटेल के अंदर कोई फैमिली, ठीक है, कोई ऑर्डर कार्निवोरा मैमल्स, कुछ भी नहीं बताया। एनिमल्स को इन्होंने ब्लडेड या नॉन ब्लडेड बोला। ब्लडेड में भी रेड ब्लडेड और नॉन रेड ब्लडेड, तो ब्लड के बेसिस पर रेड ब्लड, नॉन रेड ब्लड। सो सिमिलर कंसेप्ट ऑल्सो, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है, या अलग तरह के माइक्रोऑर्गेनिज्म जैसे कुछ एल्गी थे, ठीक है, यूग्लिना है, या हमारे प्रोटिस्ट हैं, इस तरह के ऑर्गेनिजम्स के बारे में तो कुछ भी नहीं बताया। सो इट वाज द मोस्ट प्रिमिटिव साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दैट वाज गिवन बाय द एरिस्टोटल, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट वाज द पायोनियर क्लासिफिकेशन। सबसे पहले क्लासिफिकेशन यही स्टार्ट हुआ था साइंटिफिक। उससे पहले अनऑफिशियल क्लासिफिकेशन तो होते रहे थे, लोगों को पता था कि हाँ एनिमल्स लिविंग होते हैं, प्लांट्स के बारे में नहीं पता था कि वो भी लिविंग है। इन्हीं के जो शिष्य थे थियोफ्रास्टस, या इन्हीं के स्टूडेंट थे थियोफ्रास्टस। तो उस दौर में लगभग 300 बिफोर क्रिस्ट के ही दौर में थियोफ्रास्टस, जो कि इनके स्टूडेंट थे, उन्होंने प्लांट्स पर बहुत ज्यादा रिसर्च और वर्क किया अपने टाइम में, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनको फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं। तो थियोफ्रास्ट ने कुछ और डिटेल्ड क्लासिफिकेशन बताए, बट ड्यू टू द लैक ऑफ द रिसोर्सेज, ड्यू टू द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, एनाटॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन, जीनोटाइप, फिनोटाइप, ये सब तो उस टाइम नहीं पता था, तो केवल मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर ही इन्होंने भी प्लांट्स के और थोड़े से डिटेल के अंदर क्लासिफिकेशन किए। बट ऑल्दो समहाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ द थियोफ्रास्टस एज वेल द एरिस्टोटल वाज सेम। तो थियोफ्रास्टस ने कुछ फ्लावर फीचर्स के बेसिस पर क्लासिफिकेशन कर दिए, बट स्टिल दे वर नॉट वेरी डिटेल्ड। तो ये अर्लियर क्लासिफिकेशन थे। फिर नेक्स्ट कुछ ईयर्स तक, लगभग नेक्स्ट 1500 ईयर्स तक या 1600 ईयर्स तक कोई डिस्कवरी नहीं हुई इन द फील्ड ऑफ द क्लासिफिकेशन। प्लांट्स में स्पेसिफिकली बात करूं मैं तो एक साइंटिस्ट हुए सीजल पिनो, एक एरिस्टोटल, एक थियोफ्रास्टस, एक साइंटिस्ट हुए सीजल पिनो। यहां पर लिख देता हूं उनका नेम। ये हुए थे पीसा में, ठीक है। तो सीजल पिनो जिन्होंने हर्बेरियम भी बनाया था सबसे पहले, इन्होंने फिर वर्क किया मेडिसिनल प्लांट्स पर। इनकी एक पब्लिकेशन थी मैटेरिया मेडिका, मैटेरिया मेडिका। मैटेरिया मेडिका में मेडिसिनल प्लांट्स से कैसे दवाइयां प्रिपेयर की जा सकती हैं, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ द मेडिसिन फ्रॉम द प्लांट्स, ये उनकी एक पब्लिकेशन थी। तो सिजल पिनो ने फिर प्लांट्स पर काम किया, इन्होंने भी अपने कुछ क्लासिफिकेशन क्राइटेरियाज दिए। तो काफी सालों तक बीच में कोई काम नहीं हुआ, और फिर फाइनली ऑफिशियली द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी सर कैरोलस लीनस, लेट मी राइट ओवर हियर, कैरोलस लीनियस। फिर फाइनली 1735 में, या ऑफिशियल डेट क्लासिफिकेशन की जो है वो 1753 है। 1735 में एक बुक थी सिस्टमा नेचर या जेनेरा प्लेंटेरम, एक पब्लिकेशन थी। जेनेरा प्लेंटेरम में एक चैप्टर था सिस्टमा नेचर, सिस्टम ऑफ नेचर। इसी से सिस्टमैटिक वर्ड्स आया था, मैंने आपको बताया था, कैरोलस लीनस ने दिया था। तो सर कैरोलस लीनस ने क्लासिफिकेशन पर काम किया, लगभग 1000 जीनस, ठीक है, और लगभग 7000 स्पीसीज के बारे में इन्होंने बताया। उस टाइम पर उनकी नेमिंग करी। सर कैरोलस लीनस ने ही बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया, और सर कैरोलस लीनस ने ही ऑफिशियल 2 सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया। ऑल्दो इन द मॉडर्न टर्म्स, आज की दुनिया में बात करें तो इवन फादर ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी जो थे, या फादर ऑफ टेक्सोनॉमी सर कैरोलस लीनस, उनका क्लासिफिकेशन सिस्टम इज आल्सो लैगिंग बिहाइंड। ये भी जो है बैकवर्ड माना जाएगा, क्योंकि इन्होंने भी केवल 2 ही सिस्टम बताए, एक प्लांट और एक एनिमल। तो मॉडर्न मैन के लिए कुछ
पिछले 2-2.5 साल में ये एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी कि प्लांट भी लिविंग है, लेकिन उससे ज्यादा डिस्कवरी नहीं हो पाई थी 1735 तक भी। धीरे धीरे क्योंकि माइक्रोस्कोप का अभी डिस्कवरी हुआ था तो चीजें नई जो है वो डेवलप की जा रही थी। तो स्टिल ड्यू टू अप टू 1753, इन द 1753 देयर वाज अ बुक स्पीसीज प्लांटेरम। 35 में जीनस प्लांटेरम था, 53 में स्पीसीज प्लांटेरम, जिसमें ये नाम दिए गए। तो सबसे ज्यादा नेम कैरोलस लिनस ने दिए थे, इसी की वजह से सर कैरोलस लिनस को फादर ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी कहते हैं, जिन्होंने आइडेंटिफिकेशन में, क्लासिफिकेशन में, नॉमेनक्लेचर में बहुत सारा इंपॉर्टेंट काम किया था। तो इनका क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था वो भी 2 सिस्टम क्लासिफिकेशन था, उसमें भी केवल प्लांट और एनिमल्स के बारे में ही बताया गया था। तो इन सबको अपडेट करते हुए पास्ट में जितना भी काम किया गया, चाहे एरिस्टोटल ने किया, थियोफ्रस्टस ने किया या लिनस ने किया, अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द टाइम और द मॉडर्न टेक्नोलॉजीज दैट आर बीइंग अवेलेबल, ज्यादा रिसर्च होती गई प्लांट्स पर, एनिमल्स पर, और ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी हमें पता चला। बायोडाइवर्सिटी में जितने भी स्पीसीज पाए गए नए नए, उन सबको ऐड करके अपडेटेड क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाए गए। तो लगभग 19th सेंचुरी के एंड तक या 20th सेंचुरी के एंड तक, लगभग 1970 या 1980 तक प्रॉपर क्लासिफिकेशन सिस्टम्स डेवलप कर लिए गए, जिनमें शामिल किया गया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, वायरस क्योंकि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ना, तो वायरस नहीं आते 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में, जिसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को शामिल किया गया, बहुत से क्राइटेरिया बढ़ा दिए गए क्लासिफिकेशन करने के लिए। पहले जो क्लासिफिकेशन केवल मॉर्फोलॉजिकली होता था, बाहर से देखकर क्लासिफाई कर दें ये एनिमल है या प्लांट है, ये ज्यादा बड़ा है तो ये ट्री है या ये श्रब है, उन सब क्राइटेरियाज को छोड़कर वो एक सेकेंडरी बन गया था मॉर्फोलॉजिकल फीचर। तो अब नए क्राइटेरिया डेवलप हो गए थे, जैसे कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल को स्टडी करना, जैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, किस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, क्या ऑटोट्रोपिक है, क्या हेटेरोट्रोपिक है, हैबिटाट, नेचर ऑफ द सेल वॉल, क्रोमोसोम पैटर्न, क्रोमोसोम बैंडिंग पैटर्न, ठीक है, जीनोम सीक्वेंस, या बहुत डिटेल में, और ऑफ कोर्स एवोल्यूशन, क्या 2 ऑर्गेनिजम्स के एंसेस्टर सेम हैं या अलग अलग है। हो सकता है 2 ऑर्गेनिज्म देखने में एक जैसे हो बिल्कुल, लेकिन क्या इसका एंसेस्टर वही है जो इसका एंसेस्टर है, पूर्वज क्या सेम है। तो एवोल्यूशनरी स्टडी यानी कि फाइलोजेनी, फाइलोजेनी को भी बेस बनाया गया क्लासिफिकेशन के लिए। तो कुछ मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम्स की हम बात करते हैं। उन मॉडर्न में भी, अदर देन द एरिस्टोटल, थियोफ्रस्टस एंड सर कैरोलिनस लिनस सिस्टम, in those modern system of classification, the most acceptable and the most validate system of classification was given by R.H. Whitaker, जिसको हम 5 system of classification कहते हैं या 5 kingdom classification system कहते हैं। बहुत सारे कंट्रीज 6, 7, 8, 9 सिस्टम, अलग अलग क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ाते हैं, बट ओवरऑल वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सल जो पैटर्न है, एक मोस्ट एक्सेप्टेबल जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, व्हिच वाज गिवन बाय द R.H. विटेकर इन द 1969। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, 5 सिस्टम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था। तो अदर देन द 2 सिस्टम क्लासिफिकेशन, 2 सिस्टम क्लासिफिकेशन और द 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज गिवन बाय द लीनियस। ये ध्यान रखिएगा, एरिस्टोटल या थियोफ्रस्टस नहीं, सर कैरोलस लिनस ने 2 सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया था। एक 3 क्लासिफिकेशन सिस्टम भी था, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो पहले मैं आपको 5 सिस्टम क्लासिफिकेशन के बारे में बता देता हूं जो R.H. विटेकर ने दिया था। नाइनटीन 70 तक प्रॉपरली जेनेटिक्स डेवलप हो चुकी थी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, टिश्यू कल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, एनाटॉमी, ऑफ कोर्स द सेल बायोलॉजी, सब कुछ एडवांस हो चुका था। हम जान चुके थे कि हमारे अलावा या प्लांट्स के अलावा भी इस दुनिया में हमसे तो हजारों करोड़ों गुना संख्या में ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जिनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो एल्गी साइनोबैक्टीरिया हो, चाहे वो फंजाई हो, चाहे वो वायरस भी हो। हालांकि वायरस यहाँ नहीं आते क्योंकि वायरस लिविंग नहीं है, बट स्टिल हमें पता चल चुका था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। तो उनको भी प्लेस देना जरूरी था, उनको भी स्थान देना जरूरी था, बीइंग अ लिविंग कंपोनेंट। तो वो स्थान दिया R.H. विटेकर ने। 5 क्लासिफिकेशन जो है किंगडम बताए टोटल उन्होंने। पहला किंगडम आता है मोनेरा, ये नाम पहले हम याद रखेंगे, मोनेरा। अनदर नेम वाज प्रोटिस्टा। थर्ड किंगडम वाज फंजाई। फोर्थ वाज एनिमेलिया। ऑफ कोर्स एनिमेलिया और प्लांटी में तो ज्यादा चेंज नहीं है, ठीक है, कुछ ना कुछ चीजें घटी हैं,
भड़ा जो है वो तो नया स्पीसीज को डेवलप होगा वही, अदरवाइज एनिमल या प्लांटी जनरली वही है जो थियोफ्रस्टस या एरिस्टोटल जिसके बारे में बताते थे। तो 3 नए किंगडम जोड़ दिए गए। मोनेरा वो किंगडम था जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल है सब ऑर्गेनिजम्स की। देखिए सेल का टाइप, पहले तो बेसिक सेल प्रोकैरियोट, एडवांस सेल यूकैरियोट, फिर सेल की मल्टीप्लिसिटी, एक सिंगल सेल है तो यूनिसेलुलर, बहुत सारे सेल्स हैं तो मल्टीसेलुलर। तो मोनेरा में प्रोकैरियोटिक सेल थी और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे। एक सिंगल ही सेल है बट वो सेल भी कैसी है, प्रोकैरियोटिक, बेसिक सेल है, कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं है जैसे क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ठीक है। राइबोसोम भी बेसिक है 70s टाइप के, न्यूक्लियस नहीं है, डायरेक्ट जेनेटिक मटेरियल है डीएनए न्यूक्लियोइड की फॉर्म में। तो वो तो थे मोनेरा। अब ज्यादातर ट्रू बैक्टीरिया जो है या आर्की बैक्टीरिया वो सारे मोनेरा में ही आते हैं, इनको हम पढ़ेंगे अभी डिटेल में, यहाँ मैं केवल बेसिक से एग्जांपल बता रहा हूँ। प्रोटिस्ट जो थे वो यूकैरियोटिक सिंगल सेल थे, यानी सेल का टाइप एडवांस हो गया बट सेल का नंबर वही है, यूनिसेलुलर, ठीक है। प्रोटिस्ट में जैसे डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं, यूग्लिना है, इस तरह के ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्ट में आते हैं, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर। फंगस जिसको पहले एल्गी के जैसा ही माना जाता था, जबकि एक बहुत मेजर फर्क है एल्गी में और फंगस में, है दोनों थैलॉइड बॉडी लेकिन फंगस हेट्रोट्रॉप है, कोई भी फंगस खुद फूड नहीं बना सकती। एल्गी सारी ऑटोट्रॉप है, एल्गी जनरली पैरासिटिक नहीं होती एक्सेप्ट अ फ्यू, जैसे सिफेलरस है जो रेड रस्ट कॉज करती है, अदरवाइज एल्गी जो है सारी ऑटोट्रॉपिक ही है। तो फंगस और एल्गी जो पहले एक ही माने जा रहे थे उनको एक अलग पोजीशन दे दी, ठीक है, जिसको फंगस किंगडम बोला या फंजाई किंगडम बोला। तो ये यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर था। कुछ फंजाई जो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर है वो प्रोटिस्ट में ही आएंगी चाहे वो फंजाई क्यों ना हो, क्योंकि विटेकर का स्ट्रिक्ट एक क्राइटेरिया था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर या कुछ और चीजों के बेस पर, उसके अकॉर्डिंग अगर सेल यूकैरियोटिक और यूनिसेलुलर है तो चाहे वो एल्गी ही क्यों ना हो वो प्लांटी में नहीं आएगी, वो प्रोटिस्ट में आएगी। चाहे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ही क्यों ना हो बट है तो वो प्रोकैरियोटिक, बेशक फोटोसिंथेटिक हो, तो उनको मोनेरा में ही रखा जाएगा ना कि प्लांटी में। तो स्ट्रिक्टली सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पर मेनली ये बेस था। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन अगर प्रोकैरियोट है तो मोनेरा है, और यूकैरियोट है तो 4 किंगडम थे यूकैरियोटिक के। अगर यूनिसेलुलर है तो प्रोटिस्ट है, अगर मल्टीसेलुलर है तो 3 किंगडम है, फंजाई, एनिमेलिया, प्लांटी। एनिमेलिया यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर, बट अब क्या फर्क रह गया फंजाई में और एनिमेलिया में? फंजाई में सेल वॉल होती है जबकि एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती। हालांकि दोनों हेट्रोट्रॉपिक हैं बट मेजर जो फर्क है हम बताएंगे कैसे फंगस एनिमल से अलग है। तो एक तो उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, फंगस में टिश्यू वगैरह नहीं होते, एनिमल्स में टिश्यू है, ऑर्गन सिस्टम है, कॉम्प्लेक्सिटी हाइयर है, बट बेसिक मेजर डिफरेंस इज सेल वॉल का एब्सेंट होना, किसमें? एनिमल में। प्लांटी यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर, सेल वॉल होती है। यूकैरियोटिक है, मल्टीसेलुलर, सेल वॉल भी है, तो क्या ये फंगस के जैसे ही हो गए? नहीं, फंगस हेट्रोट्रॉप है, प्लांट हमेशा ऑटोट्रॉप होते हैं। तो उन्होंने 5 किंगडम बताए थे, इन 5 किंगडम के नाम हमें हमेशा याद होने चाहिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया, प्लांटी। इनको एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले एक बेसिक टेबल में डिस्कस करता हूं जिसमें एक क्विक ओवरव्यू हमें आएगा कि सारे किंगडम्स का ओवरव्यू क्या है। टेबल डिस्कस करते हैं अबाउट द 5 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो पांचों किंगडम में यहां लिख देता हूं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। सीक्वेंस कुछ भी लिख सकते हैं, डजेंट मैटर, नो प्रॉब्लम, बट अदरवाइज जो है सीक्वेंस यही है अगर लिखना चाहें तो प्रॉपरली, क्योंकि ये हायर क्रोनोलॉजी में कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग। कैरेक्टर्स देखिए कुछ लिखते हैं, देखिए सेल टाइप। आरएच विटेकर ने जो जो क्राइटेरिया चूज करे थे अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम को देने के लिए वही कैरेक्टर्स की फॉर्म में मैं लिखूंगा, ठीक है। उन्होंने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को एक क्राइटेरिया बनाया था या सेल स्ट्रक्चर को, तो ये एक क्राइटेरिया है सेल स्ट्रक्चर। तो इसके आगे मैं नंबरिंग लिख रहा हूँ, कई बार क्राइटेरिया पूछ लिए जाते हैं, व्हाट वर सम क्राइटेरिया दैट आरएच विटेकर चूज टू क्लासिफाई द 5 सिस्टम क्लासिफिकेशन। सेल टाइप दो ही तरह की सेल होती हैं इस दुनिया में, या तो प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक। सर आपको सेल पढ़ा रहे होंगे, प्रोकैरियोटिक एक बेसिक सेल होती है, यूकैरियोटिक एक एडवांस सेल है। तो मोनेरा में प्रोकैरियोटिक सेल होती थी और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये एक सेल टाइप है, बाकी सब में यूकैरियोटिक सेल टाइप है, यानी सबकी सेल्स एडवांस है। हमारी कोई भी सेल प्रोकैरियोट नहीं है, ना ही प्लांट की, ना ही फंगस की, ना ही प्रोटिस्ट। हाँ, फर्क ये है कि प्रोटिस्ट की जो सेल होती है यूकैरियोट वो यूनिसेलुलर होते हैं।
प्रोटिस्ट के अंदर 2 सेल भी नहीं होंगी, प्रोटिस्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जबकि फंजाई या ये सब प्लांट भी एनिमल भी यूकैरियोट है और मल्टी सेलुलर है। देखो प्लांट सिंगल सेलुलर तो नहीं होते, होते हैं तो साइनोबैक्टीरिया, लेकिन उनको विटेकर ने, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोट है और यूनिसेलुलर तो मोनेरा में रख दिया। बेशक कितने कैरेक्टर प्लांट से मैच करते हो, बट मैक्सिमम जो उन्होंने क्राइटेरिया क्या रखा था, बेस सेल टाइप रखा था, तो उसके बेसिस पर साइनोबैक्टीरिया मोनेरा में आएंगे। जबकि वैसे देखा जाए तो वो प्लांट माने जाते थे क्योंकि वो फोटोसिंथेटिक है। तो क्राइटेरिया देखने पड़ते हैं। दूसरा क्राइटेरिया जो उन्होंने बताया था वो बताया था सेल वॉल। हालांकि ये सेल टाइप में ही आ जाता है, मैं पहले कुछ कैरेक्टर लिख देता हूँ, क्राइटेरिया उनके बाद में बताऊंगा आपको। सेल वॉल, आप जानते हैं सेल वॉल एक रिजिड कवरिंग होती है जो एक्सट्रीम कंडीशन से बचाती है। मोनेरा में सेल वॉल होती है, प्रेजेंट है, ठीक है। बैक्टीरिया में हालांकि सेलुलोज की तो नहीं बनी, लेकिन बनी पॉलीसेकेराइड्स की होती है, पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड्स की। पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होते हैं, अमीनो एसिड प्रोटीन की यूनिट है। तो जैसे पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन एक केमिकल है, बायोमोलिक्यूल है, जिससे सेल वॉल जनरली बनी होती है। इसमें भी वेरिएशंस हैं, आर्की बैक्टीरिया में अलग है, यू बैक्टीरिया में अलग है। जब हम मोनेरा किंगडम पढ़ेंगे तो ये चीजें डिटेल में पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब सेल वॉल है, प्रेजेंट है, ठीक है। प्रोटिस्ट में जो होती है सेल वॉल प्रेजेंट होती है कुछ में ही, अदरवाइज एब्सेंट है। फंजाई में भी प्रेजेंट है, काइटिन की बनी होती है, काइटिन भी एक पॉलीसेकेराइड है। प्लांट्स में तो ऑफ कोर्स होती है सेल वॉल, और सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज के साथ और भी कंपोनेंट है, बट चीफ कंपोनेंट जो है वो सेलुलोज है, जैसे हेमी सेलुलोज है, पैक्टिन है, या और भी चीजें हैं, बट है। एनिमल्स के अंदर स्ट्रिक्टली सेल वॉल नहीं है। तो बेसिकली प्रोटिस्ट में और एनिमेलिया में सेल वॉल नहीं है। प्रोटिस्ट में कुछ एक्सेप्शन है, एनिमल्स में तो एक्सेप्शन भी नहीं है सेल वॉल की, ठीक है। मोनेरा में भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे माइकोप्लाज्मा, उसमें सेल वॉल नहीं होती, बट एक्सेप्शनल केस तो हम बाद में पढ़ते हैं। तो सेल वॉल के अकॉर्डिंग ये सारा स्ट्रक्चर है। आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पढ़ सकते हो, तो वो हालांकि इसी से क्लियर हो जाता है। जिसको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल पता है उसको डिटेल में पता होगा। न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी नहीं, मोनेरा में नहीं होगी। बाकी सब में यूकैरियोटिक सेल है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, क्योंकि सब में बाकी में न्यूक्लियस है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, किस लेवल तक बॉडी बनी है। देखो एक ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल का भी हो सकता है, एक ऑर्गेनिज्म कुछ सेल्स का ग्रुप टिश्यू का भी हो सकता है, एक एनिमल ऑर्गन लेवल तक भी हो सकता है, एक ऑर्गेनिज्म ऑर्गन सिस्टम लेवल तक भी हो सकता है। जैसे कि ह्यूमन एक बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, एनिमल सारे बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। प्लांट एज कंपेयर टू एनिमल लेस कॉम्प्लेक्स है, लेकिन स्टिल दे आर कॉम्प्लेक्स बिकॉज दे आर हैविंग ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन्स, एवरीथिंग। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है क्या जो है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, तो बेसिकली क्योंकि ये तो यूनिसेलुलर है ना, तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन तो केवल सेलुलर रहेगा, टिश्यू तो बनेंगे ही नहीं। ऐसे ही यहाँ पर यूनिसेलुलर तो इनका भी सेलुलर रहेगा। अब बाकी जो है जैसे फंजाई है तो वो मल्टी सेलुलर है, लेकिन मल्टी सेलुलर में भी टिश्यूज नहीं बनाती, जनरली वो लूज टिश्यूज बनाती है। थैलस बॉडी है ना, तो बहुत हाई डेवलप्ड नहीं है, यानी बहुत हाई डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स नहीं है, डिवीजन ऑफ लेबर है, सारे सेल्स अपने आप में कैपेबल हैं। जो काम फंगस की एक सेल कर रही है वही दूसरी कर रही है, उनको मिलके काम करने की जरूरत नहीं है, इसलिए टिश्यू या ऑर्गन इसमें भी नहीं बनते। बट लूज टिश्यू हम वर्ड यूज करते हैं क्योंकि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। प्लांट में पूरा एक प्रॉपर सिस्टम है, टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम, यानी हायर ऑर्गेनाइजेशन है। और ऐसे ही एनिमल्स के अंदर हायर या कॉम्प्लेक्स। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। और एक और चीफ कैरेक्टर जो उन्होंने लिया था वो लिया था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अलग अलग किंगडम, पांचों किंगडम में आने वाले ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, अपना फूड कैसे लेते हैं। तो मोनेरा जो होते हैं वो दोनों हैं, ऑटोट्रॉप यानी खुद भी फूड बनाते हैं, कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया प्लस कुछ कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक सनलाइट को यूज करके फूड बनाते हैं, कीमोसिंथेटिक कुछ केमिकल्स को यूज करके फूड बनाते हैं, कुछ कार्बन सोर्स जैसे मीथेन, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, उनको तो यूज करेंगे, और कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, इसके बारे में पढ़ेंगे हम जब हम मोनेरा किंगडम पढ़ेंगे, तो मैं वहां भी बताऊंगा। तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया का मतलब है जो केमिकल्स को यूज करके फूड बनाए, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो लाइट यूज करके बनाए, और कुछ ही बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक हैं, बाकी ज्यादातर तो हेट्रोट्रॉप हैं। चाहे वो किसी गले सड़े पदार्थ पर सेप्रोफाइट हो, चाहे वो पैरासाइट हो, चाहे वो किसी को नुकसान पहुंचा के बीमारी कॉज करके वो रहे। देखो हमारे अंदर भी बैक्टीरिया है, कुछ बेनिफिशियल है कुछ हार्मफुल है, एनवायरमेंट में भी बैक्टीरिया है, तो सब मैक्सिमम हेट्रोट्रॉपिक हैं, दूसरे से फूड लेते हैं।
प्लांट 100% ऑटोट्रॉपिक है, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दे तो, जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट या अमर बेल जो होती है कसकटा, तो बहुत रेयर, हार्डली 0.001% जो है प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉप नहीं है, अदरवाइज सारे ही ऑटोट्रॉप है। तो प्लांट जो होते हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं। एनिमल्स कंज्यूमर है, हेट्रोट्रॉप है, ठीक है। एनिमल सेप्रोफाइट भी होते हैं, गले सड़े पदार्थ खाते हैं, और होलोजोइक भी होते हैं, यानी फूड को एनगल्फ करते हैं। होलोजोइक का मतलब है सीधा फूड खा जाना, हम लोग होलोजोइक, हम सेप्रोफाइट नहीं है, ठीक है। एनिमल सेप्रोफाइट भी होते हैं, और हेट्रोट्रॉप तो है ही है। हेट्रोट्रॉप का मतलब दूसरे से ही फूड लेते हैं। फंगस भी हेट्रोट्रॉप है बेटे, फंगस भी बैक्टीरिया की तरह क्या है, सेप्रोफाइट भी है या पैरासिटिक भी है। और प्रोटिस्ट जो होते हैं वो भी दोनों हैं, ऑटो भी बैक्टीरिया की तरह और हेट्रो भी। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेसिकली एनिमल्स का तो स्ट्रिक्टली हेट्रोट्रॉपिक है, प्लांट्स का स्ट्रिक्टली ऑटो है, बाकी सब में स्विच। अच्छा हाँ, फंगस का भी हेट्रो ही है भाई, फंगस भी ऑटो नहीं है एनिमल की तरह, कोई भी फंगस ऑटोट्रॉपिक नहीं है। हाँ, प्रोटिस्टा में और मोनेरा में दोनों क्राइटेरिया है, जबकि मेजर तो हेट्रो ही है, क्योंकि ऑटोट्रॉप होने पर अधिकार प्लांट का है। केवल और केवल प्लांट ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अपना फूड खुद बनाते हैं। तो ये विटेकर का 5 किंगडम ऑफ सिस्टम है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, जिसके पांचों किंगडम का मेनली हमने एक ओवरव्यू यहां पर डिस्कस किया है इस टेबल में। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इनको डिटेल में, एक एक किंगडम को। उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, 7, 8 एक्सेट्रा।